हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नोबल कैरियर क्लासेस। आज का जो हमारा सेशन रहेगा वो रहेगा टॉपिक इलेक्ट्रिक फ्लक्स। पिछली क्लास में हमने ये पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं और इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी क्या होती है। आज उसी के ही बेसिस पे एक टॉपिक हमने सीखना है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है कि कोई भी सरफेस में से कितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास करती हैं उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। मैं फिर से बोलता हूं, कोई भी सरफेस में से कितनी नंबर ऑफ लाइंस पास करती है उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। एक डायग्राम बनाता हूं, ज्यादा क्लियर हो जाएगा आपको कि मैंने क्या बोला। किसी भी सरफेस में से, कोई सरफेस लेता हूं मैं, किसी भी सरफेस में से कितनी नंबर ऑफ लाइंस, और नंबर ऑफ लाइंस कौन सी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास करेंगी उसको आप क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं पाई के साथ। ठीक है, ये एक सरफेस बनाया मैंने, रेक्टेंगुलर सरफेस समझ लीजिएगा इसको। और ये जो मैं लाइंस बना रहा हूं ये आप सबको पता है ये क्या होती है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, किसी भी सरफेस में से कितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास करती हैं उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। नंबर ऑफ लाइंस, नंबर ऑफ लाइंस, या इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ लाइंस, नंबर ऑफ, नंबर्स ऑफ लाइन, number of lines passing through any surface, passing through any surface is called electric flux, is called electric flux। और ये किससे रिप्रेजेंट होती है, ये रिप्रेजेंट होती है आपके पास पाई के। तो नंबर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू अ सरफेस, ये क्या बेटा, एक तरह का सरफेस। ठीक है, और जो एरिया होता है ना वो सरफेस के हमेशा 90 डिग्री या परपेंडिकुलर एक्ट करता है। कोई भी एरिया किसी भी सरफेस के ऊपर कैसे एक्ट करेगा, 90 डिग्री। कोई भी एरिया किसी भी सरफेस के ऊपर कैसे एक्ट करेगा, 90 डिग्री, 90 डिग्री पे। एरिया, ये लिख लीजिएगा पॉइंट, एरिया एक्टिंग ऑन, एरिया एक्टिंग ऑन एनी सरफेस एट 90 डिग्री या एट परपेंडिकुलर डायरेक्शन, छोटा सा पॉइंट है। ठीक है, अब ये सरफेस आपके पास, ये सरफेस बनाया मैंने आपके पास, इस सरफेस में से क्या पास कर रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर रही हैं। और इसका जो सरफेस का एरिया होगा वो क्या होगा, 90 डिग्री। सिंपल भाषा में और मैं क्लियर करूंगा आपको एक बोर्ड के साथ। ये एक बोर्ड है, ठीक है, जब इस बोर्ड को मैं ऐसे रखता हूं तो इसका एरिया जो होगा बेटा वो इधर एक्ट करेगा। ठीक है, 90 डिग्री पे एक्ट करेगा। और इसके बीच में से क्या पास होंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्सेस पास होंगी। और जब मैं इस सरफेस को ऐसे कर देता हूं तब इसका एरिया कैसे एक्ट करेगा, ऊपर की तरफ एक्ट करेगा, उसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और एरिया जो भी है किसी भी सरफेस पे वो कैसे एक्ट करता है बेटा, 90 डिग्री पे एक्ट करता है, ये याद रखिएगा। क्योंकि अगले वाला इसके साथ जो रिलेशन हमने निकालना है वहां से आपको क्लियर होगा कि इसका मतलब क्या है। तो ये डेफिनेशन क्लियर होगी आपको कि नंबर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू एनी सरफेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, फील्ड लाइंस बना दी है मैंने, एरिया शो कर दिया, 90 डिग्री डाल दिया और एक सरफेस बना दिया। ठीक है, आगे चलते हैं, एक डायग्राम बनाते हैं और उस एरिया को वहां पर हम इंक्लाइन करते हैं, फिर देखते हैं कि हमारी फ्लक्स कितनी आती है। एक डायग्राम से हम अपने एरिया को, सरफेस को किसी इंक्लिनेशन पर डालेंगे और देखेंगे कि उस केस में हमारी फ्लक्स कितनी निकल के आती है। ठीक है, कोई मैंने इंक्लाइन दे दिया है, थीटा डाल दिया मैंने, इंक्लिनेशन डाल दिया है।
ठीक है, ये इंक्लिनेशन दे दिया, और यहां एक सरफेस, ठीक है, इसके बीच में से क्या पास कर रही है बेटा? फील्ड लाइन पास कर रही है। ठीक है, इसके अंदर से क्या पास कर रही है? फील्ड लाइन पास कर रही है। ठीक है, ये फील्ड लाइन बनाई है मैंने। डायग्राम क्या है मैं समझाता हूं अभी आपको कि डायग्राम ये कैसे बनाई है मैंने। ठीक है, ये ई है और ये ए है। मैंने अभी बात की एक कार्डबोर्ड के साथ, अब इस कार्डबोर्ड को मैंने इस तरह से प्लेस कर दिया। ठीक है, देख रहे हैं आप, इस कार्डबोर्ड को मैंने कुछ इंक्लिनेशन, पहले ये कार्डबोर्ड ऐसे था तो आपने बोला सर एरिया ऐसे एक्ट करेगा। अब इस कार्डबोर्ड को मैंने कुछ इंक्लिनेशन डाल दी है और एरिया मेरा इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। ठीक है, या इस डायरेक्शन में शो कर दीजिए, ठीक है, या आप इसको इस डायरेक्शन में शो कर सकते हैं। ठीक है, तो एक सरफेस को मैंने इंक्लिनेशन दे दी और मेरा एरिया जो है वो परपेंडिकुलर एक्ट करेगा, और वो कैसे है वो मैंने आपको शो करके दे। अब आगे चलते हैं कि फ्लक्स जो है वो किस किस पे डिपेंड करती है। जो आपकी फ्लक्स है बेटा वो किस किस पे डिपेंड करेगी वो लिख लीजिए। इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड्स अपॉन, इसी डायग्राम से मैं अभी क्लियर करूंगा कि ये डायग्राम क्या है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड्स ऑन, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड्स ऑन, पहला है बेटा किस पे डिपेंड कर रही है, देखो पहली चीज क्या है आपकी, ई को क्या बोलते हैं हम? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जो किसके बराबर होती है? फोर्स पर यूनिट चार्ज। पहली क्या है? इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड बोल सकते हैं आप, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जो क्या है? ई है। और दूसरी चीज जिसपे इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड करती है, आप बोल रहे होंगे सर एरिया, बट एरिया को मैंने जब मैंने किसी सरफेस को कोई इंक्लिनेशन डाल दी तो वो कितना एंगल बना रही है यहां पर? वो एंगल बना रही है बेटा थीटा। और आपने 11th क्लास में पढ़ा हुआ है कि जब भी कोई वेक्टर हॉरिजॉन्टल के साथ कंपोनेंट बनाती है या किसी के साथ जब थीटा बनता है तो वो बनता है आर कॉस थीटा, और जो वर्टिकल कंपोनेंट रहता है वो रहता है आर साइन थीटा। सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो जिसके साथ भी थीटा एंगल होगा वो कौन सा कंपोनेंट होगा बेटा? कॉस कंपोनेंट। और जिसके साथ एंगल नहीं होगा वो कौन सा कंपोनेंट होगा? साइन कंपोनेंट। तो आपके साथ ये जो कंपोनेंट है, ये कंपोनेंट कौन सा होगा? ए कॉस थीटा होगा, ए कॉस थीटा। और ये जो है इसका दूसरा कंपोनेंट है, इसके साथ एंगल नहीं बना रहा है, तो ये कौन सा होगा? ए साइन, ठीक है, ए साइन होगा, ए साइन थीटा। ये जब ए साइन थीटा है तो नीचे वाला भी क्या होगा? डायरेक्शन तो सेम ही है ना वेक्टर की, ए साइन थीटा। तो एरिया के कौन कौन से कंपोनेंट बन गए बेटा? एक बन गया ए कॉस थीटा और एक बन गया ए साइन थीटा। और ए साइन थीटा और ए कॉस थीटा में क्या अंतर है? जो ए कॉस थीटा है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के क्या है? ए कॉस थीटा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से क्या है? ध्यान से देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है। और जो ए साइन थीटा है वो किस डायरेक्शन में? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की वो है पैरेलल डायरेक्शन में। तो हम पैरेलल वाले डायरेक्शन को कंसीडर नहीं करेंगे, हम कंसीडर करेंगे किसको? ए कॉस थीटा को। दूसरी चीज जिस पे डिपेंड करती है आपकी इलेक्ट्रिक फ्लक्स वो होती है ए कॉस थीटा। ठीक है, ए कॉस थीटा पे क्यों डिपेंड करती है? क्योंकि वो कंपोनेंट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के क्या है बेटा? परपेंडिकुलर है। और दूसरा कंपोनेंट ए साइन थीटा, वो वाला कंपोनेंट जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के क्या है? पैरेलल है, तो वो कंपोनेंट को कंसीडर हम नहीं करेंगे। तो दिस इज द सेकंड कंपोनेंट या सेकंड जिसपे इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लक्स हमारी
डिपेंड करती है। पहला किस पे डिपेंड करती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पे या ई पे, और दूसरा क्या बोला मैंने, ए कॉस थीटा पे। अब हम डेफिनेशन निकालते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसके बराबर होती है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को मैंने किससे रिप्रेजेंट किया है, फाई से, मैंने पीछे बताया। इन दोनों कंपोनेंट्स को डॉट प्रोडक्ट दे दो, ई ए कॉस थीटा, ई ए कॉस थीटा, तो ये किसकी डेफिनेशन आ गई बेटा, ये किसकी डेफिनेशन आ गई आपके पास, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन है। किसकी डेफिनेशन आ गई, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसके बराबर है, ई ए कॉस ऑफ थीटा, और ये है डॉट प्रोडक्ट। जब भी कोई चीज डॉट प्रोडक्ट होती है तो मैं उससे कॉस थीटा हटाऊंगा तो मेरे पास क्या फॉर्मूला बन के आएगा, ई डॉट ए। तो ये आपके पास दो रिलेशन आ गए हैं, एक आ गया ई डॉट ए और एक आ गया ई ए कॉस थीटा। ई ए कॉस थीटा तब जब आपने किसी सरफेस को कैसे कर दिया, इंक्लाइन कर दिया, और इंक्लाइन नहीं किया तो आपका जो फॉर्मूला रहेगा ई ए रहेगा, और थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 0 डिग्री। तो 0 डिग्री कॉस 0 क्या रहता है, कॉस 0 आपका रहता है 1, दैट इज ई डॉट ए। समझ आ गया ये, चले आगे, गुड। आगे चलते हैं, हम इसके यूनिट्स निकालते हैं, यूनिट्स ऑफ फ्लक्स या इलेक्ट्रिक फ्लक्स, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ये भी आता है, पूरा टॉपिक इंपॉर्टेंट है पेपर में, डेफिनेशन के साथ आ जाता है। डेफिनेशन में डायग्राम बनाई होगी आपने, यूनिट्स लिखे होंगे तो अच्छे मार्क्स आपको मिल जाते हैं। यूनिट क्या है बेटा इसका, ई डॉट ए। ई क्या होता है बेटा, बताया हुआ मैंने, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी किसके बराबर है, फोर्स पर यूनिट चार्ज। जब हमने इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की डेफिनेशन पढ़ी थी तब मैंने आपको ये बताया था, डॉट ए, ठीक है। फोर्स का यूनिट बेटा न्यूटन, क्यू का कूलम, और ये मीटर स्क्वायर। इसका यूनिट क्या हो गया, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम इज द यूनिट ऑफ फ्लक्स। याद रखिएगा, कभी कभी एमसीक्यू में डायरेक्ट ही आ जाता है कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो आप क्या बोलेंगे, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो ये आपके पास इसका यूनिट आ गया। इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन क्लियर होगी, डायग्राम क्लियर होगी जो मैंने बनाई इंक्लाइंड वाली। अब हम आगे चलते हैं, इसके कुछ केसेस हैं कि हमारी इलेक्ट्रिक फ्लक्स मैक्सिमम कब होगी और हमारी इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिनिमम कब होगी। इलेक्ट्रिक फ्लक्स मैक्सिमम कब होगी और हमारी इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिनिमम कब होगी, मैं दोनों आपको डायग्राम से समझाता हूं कि दोनों डायग्राम से हमारी मैक्सिमम केस कब आता है और मिनिमम केस कब आता है। पहले मैक्सिमम वाला देख लेते हैं, सिंपल ही है, इतना टफ नहीं है। जैसे आपने अभी डायग्राम बनाई है वही मैं कंसीडर कर रहा हूं। एक डायग्राम बना लीजिएगा, ठीक है, और एक इधर बना लीजिएगा। दो सरफेस ले रहा हूं मैं, ठीक है। ये दो सरफेस ली है मैंने, और आपको पता सरफेस पे जो एरिया एक्ट करता है वो कितने एंगल पे करता है, मैंने आपको बताया कितने एंगल पे करता है बेटा, 90 डिग्री करता है। गुड, ये इसका एरिया एक्ट किया एरिया एक्ट बताया मैंने। जो एरिया होगा वो नॉर्मल एक्ट करेगा कोई भी सरफेस के ऊपर, ये पॉइंट याद रखिएगा। ये मैंने दूसरा सरफेस लिया, दिस इज, बताता हूँ ये क्या चीज बनाई, कार्डबोर्ड से क्लियर करता हूँ। इसके अंदर से क्या पास करेंगी, फील्ड लाइन पास करेंगी, ये फील्ड लाइन जा रही है, ये फील्ड लाइन जा रही है। कैसे एक्ट कर रही है फील्ड लाइन और एरिया, चेक करो, ठीक है। ये जा रही है फील्ड लाइन, कलर चेंज करता हूं, ये वाइट लेयर, ठीक है। ये आपके पास ए केस है, ये आपके पास बी केस है। ए केस कौन सा है बेटा, मैक्सिमम वाला, और बी केस कौन सा बेटा, मिनिमम वाला।
कि फ्लक्स मिनिमम कब और मैक्सिमम कब, देखते हैं। कार्डबोर्ड, एरिया इज इन डायरेक्शन परपेंडिकुलर, फील्ड लाइन कार्डबोर्ड से निकल के जाएंगी और किसके पैरेलल होंगी, किसके पैरेलल होंगी, एरिया के पैरेलल होंगी। जब भी फील्ड लाइंस जो है एरिया के पैरेलल होंगी उस केस में फ्लक्स जो है वो मैक्सिमम होगा। जब भी फील्ड लाइन बेटा किसके पैरेलल होंगी, उस एरिया के, उस एरिया जो आपने सरफेस पे लिया हुआ है वो एरिया कैसे एक्ट करता है, 90 डिग्री पे एक्ट करता है किसी भी सरफेस पे, उसको हम क्या बोलेंगे, उस केस में क्या होगी, मैक्सिमम। अब ये मैंने ऐसे रख दिया और मैंने एरिया ये लगा दिया, जो मेरा ब्लैक कलर का पेन है मैंने ये एरिया ऐसे लगा दिया, और इसके ऊपर से क्या पास कर रही है बेटा, क्या पास कर रही है, क्या पास कर रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर रही है, और वो एरिया को टच ही नहीं हो रही है, वो सीधी निकल रही है, वो ऊपर से निकली जा रही है, बीच में तो जा ही नहीं रही, बट इसमें से तो पास हो रही है ना। फ्लक्स क्या बोलती है, नंबर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू एनी सरफेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। बट इस केस में बेटा कोई पास ही नहीं हो रही है फील्ड लाइंस, तो इस केस में क्या होगी, मिनिमम होगी। क्या होगी बेटा, मिनिमम होगी। तो इसमें आप ये लिख सकते हैं पहले केस में कि जो फील्ड लाइंस हैं, जो फील्ड लाइंस हैं वो क्या है, पैरेलल हैं किसके, पैरेलल है किसके, एरिया। तो क्या होगी, मैक्सिमम होगी फ्लक्स, तब क्या होगी, मैक्सिमम फ्लक्स होगी। क्लियर हो रहा है, मैंने समझा दिया आपको, इसको पॉइंट बने लिख लेना। फील्ड लाइन जो है वो पैरेलल है किसके, उस एरिया के, उस सरफेस के, जो एरिया आपने लिया हुआ है जो एक्ट करता है 90 डिग्री, उस केस में फ्लक्स क्या रहती है, मैक्सिमम। और इस केस में क्या लिखेंगे, फील्ड लाइन जो है या एरिया जो है, फील्ड लाइन और एरिया के रिलेशन क्या है, परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर टू एरिया, या एरिया जो है वो फील्ड लाइंस के क्या है, परपेंडिकुलर। ऐसे लिख सकते हैं आप, एरिया जो है वो परपेंडिकुलर है फील्ड लाइन के। शॉर्टकट लिख रहा हूं मैं, आप लोग इसको देख लेना, बना लेना नोट्स इसके। तो फील्ड लाइन के क्या है, परपेंडिकुलर है, उसको हम क्या बोलते हैं, मिनिमम फ्लक्स, मैक्सिमम फ्लक्स एंड मिनिमम फ्लक्स। इस केस में जो फाई का वैल्यू रहेगा वो रहेगा E डॉट ए, क्योंकि कॉस थीटा जो होगा वो 0 डिग्री होगा। कॉस थीटा, कॉस 0 क्या होगा, 1 के बराबर, तो आपने यहां पर इस केस में फाई जो होगा वो मिनिमम होगा और ये 0। ठीक है, तो आपके पास फ्लक्स क्लियर हो गया। फील्ड लाइन कहां से पास करेंगे, किसी भी सरफेस में से, उसको आप क्या बोलेंगे बेटा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलेंगे। और जो एरिया एक्ट करता है सरफेस पे वो कितने एंगल पे करता है, वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में करता है, दैट इज 90 डिग्री पे वो बेटा एक्ट करता है। तो ये क्लियर हो गया। आप ये मिनिमम केस भी इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम भी इंपॉर्टेंट है, डायग्राम से मैंने आपको क्लियर कर दिया। आप इसके साथ साथ पीछे एक डायग्राम बनाई थी, वहां से भी देखते हैं कि मिनिमम कब होगा और मैक्सिमम कब होगा। ई एक कॉस थीटा कंपोनेंट है, ठीक है, ई एक कॉस थीटा एक कंपोनेंट है। इस कंपोनेंट को देखिए और फील्ड की डायरेक्शन देखिए। ई एक कॉस थीटा एक कंपोनेंट है एरिया का, उसका और डायरेक्शन देखिए फील्ड लाइन की। मैं सेपरेटली ड्रॉ करूं, थोड़ा सा इधर ड्रॉ कर देता हूं कि आपको क्लियर हो जाए। इसको रब कर दूं या इधर ड्रॉ कर देता हूं, चलो इसको रब कर देता हूं, थोड़ा सा इजी हो जाएगा समझाना। ए कॉस थीटा नीचे की तरफ था, ऐसे बनाया था मैंने, ठीक है। और बेटा फील्ड लाइन की डायरेक्शन देखना जरा कैसे, जो आपको पिंक शो की है, कैसे जा रही है ना फील्ड लाइन की डायरेक्शन। ये दोनों का क्या है, क्या रिलेशन बन रहा है आपस में, क्या बन रहा है, फील्ड लाइन और कंपोनेंट 90 डिग्री पे है, तो इस केस में क्या होगी, मैक्सिमम होगी। क्या होगी, मैक्सिमम। अब दूसरा केस समझ आ ही रहा होगा आपको, ए साइन थीटा ये कंपोनेंट है और ये फील्ड लाइन है, दोनों का क्या है, पैरेलल है, तो ये क्या होगा, ठीक है। तो मिनिमम मैक्सिमम पता चल गया, यहां से मिनिमम मैक्सिमम निकाल दिया मैंने और वहां से भी निकाल दिया। इस केस में मिनिमम मैक्सिमम क्या है, मैक्सिमम मतलब दोनों एरिया और ये क्या है, पैरेलल, और इसमें क्या है, परपेंडिकुलर। तो ठीक है बेटा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेफिनेशन क्लियर हो गई।
नंबर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू एनी सरफेस, एंड एरिया जो है वो कितने पे एक्ट करता है बेटा, 90 डिग्री पे। जब मेरा हाथ ऐसे है और ये इसका एरिया है, फील्ड लाइंस जो होंगी वो इस एरिया के क्या होंगी, पैरेलल होंगी, वो क्या होगी, मैक्सिमम। और जब मेरा हाथ ऐसे चला जाता है, मेरा पेन ऊपर चले जाता है, इस तरह से 90 डिग्री एक्ट करेगा, फील्ड लाइन सीधी ही क्रॉस कर जाएंगी, तो आपका मिनिमम फ्लक्स हो जाएगा। तो फ्लक्स मतलब नंबर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू एनी सरफेस, तो हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है बेटा, आज का टॉपिक यहां तक ही रखते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा। मैंने यहाँ पर शॉर्टकट पॉइंट दे दिया, आज मैंने आपको ज्यादा लिखवाया नहीं है, आज मैंने शॉर्टकट में समझा दिया है, क्योंकि आज ज्यादा कुछ लिखाने वाला था नहीं, तो मैंने सोचा कि आज आपको ऐसे ही समझा देता हूँ, क्योंकि डायग्राम से आपको क्लियर करना ज्यादा जरूरी था। ऐसे तो मैं इसके लिए कार्डबोर्ड से भी समझाया आपको, कि आपको अच्छे से दिमाग में चीजें बैठ जाएं, ताकि आपको इसको लर्न ना करना पड़े, आप अपने समझो और इसको अपनी लैंग्वेज में लिख लो, और आपको बढ़िया तरीके से आपके नोट्स भी बन जाए और आपकी तैयारी भी अच्छी हो जाए। तो आज का सेशन यहां तक ही रखते हैं, अगली क्लास में डाइपोल पढ़ेंगे, थ्योरम्स पढ़ेंगे क्या रहता है, और आगे मिलते हैं। थैंक यू बेटा, जय हिंद।